भरी जवानी में विधवा हो जाना और उस पर समाज के ताने कि ये तो अभागन है, शादी के 3 साल हुए नहीं कि पति को खा गई, ये सब बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है। दर्द के मारे कलेजा फटने लगता है, लेकिन रूपाली सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वो मुंह से आह तक नहीं निकालती, सिर्फ इसीलिए कि वो इन दिनों गर्भवती थी। लेकिन ये बात किसे बताए? रूपाली की सास गोमती बोली, रजत को गए 1 महीना हो गया, आखिर मैं कब तक तुझे बनाकर खिलाऊंगी? बेटा तो मैंने भी खोया है, दुख तो मुझे भी है। बहुत हो गया, अब खड़ी हो और कुएं से पानी भर कर लिया। न जाने कौन से मनहूस कदम लेकर आई थी जो मेरा बेटा दुनिया छोड़कर चला गया। रूपाली ने अपनी भरी हुई आंखें दुपट्टे से पोंछ ली और खड़ा उठाकर चुपचाप कुएं की तरफ चलती। मन में नरगिस की फिल्म के वो बोल याद आ रहे थे, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। कुछ दूर ही चली थी कि वह चक्कर खाकर गिर पड़ी और सर से घड़ा गिरकर फूट गया। कुछ औरतें बोली, अरे वो देखो, रजत की बहू बेहोश हो गई। बेचारे के पति को मरे हुए अभी दिन ही कितने हुए थे कि उसे पानी भरने भेज दिया। अरे भाई कोई मदद करो, इसे इसके घर तक पहुंचा दो। 1-2 मोहल्ले के आदमी उसे उठाकर घर ले गए। गोमती ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी बहू मां बनने वाली है, लेकिन शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो मां और बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है। ये सुनते ही गोमती की आंख भौं चढ़ गई। कुछ देर बाद डॉक्टर तो चला गया, लेकिन डॉक्टर के जाते ही वो रूपाली पर बरस गई। हाय रे मेरी किस्मत, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। जब तक बेटे के साथ रही तब तक तो कुछ नहीं हुआ, और आज बेटे के मरते ही ये माँ बनने वाली है। न जाने ये किसका पाप है और मेरे बेटे का नाम दे रही है। रूपाली रोती हुई बोली, ऐसा मत कहिए माँ जी, ये आपके बेटे की निशानी है। इससे किसी और का पाप मत कहिए। मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मेरा विश्वास कीजिए माँ जी। खबरदार अगर इस बच्चे को मेरे बेटे का नाम देने की कोशिश की तो चल उठ, निकल यहाँ से। मुझे ऐसी कुलटा और मनहूस स्त्री की परछाई भी इस घर में नहीं चाहिए। माँ जी ऐसा मत कहिए, आपके बिना मुझे कौन समझेगा? ये आपका ही वारिस है, आपके बेटे का खून है। इस समय गोमती के सर पर खून सवार था। उसने ऐसी अवस्था में भी रूपाली को घर से निकाल दिया। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी? अगर घर गई तो भाभी मुझे ताने देकर मार डालेंगी, और पिताजी वो तो मेरी ऐसी हालत देखते ही मर जाएंगे। वो अनजानी मंजिल की तरफ बढ़े जा रही थी। चलते चलते वो एक गांव में पहुंच गई। उसे चक्कर आने लगा और वो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थकी हुई थी, इसीलिए उसे नींद आ गई, और फिर कई घंटों बाद उसकी आंख खुली। ये मैं कहाँ आ गई? बहुत जोर से भूख लगी है, लेकिन यहाँ तो खेत और पेड़ पौधों के अलावा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तभी वहां बैलगाड़ी पर उसे कोई आता हुआ दिखाई दिया। वो रास्ता रोककर बोली, सुनो भाई साहब, मुझे बहुत भूख लगी है, कहीं आसपास में कुछ खाने को मिलेगा? वो आदमी अपनी पत्नी से बोला, अरे सुखिया, जो मेरे लिए खाना बांध कर लाई थी, इसे वही दे दो, बेचारी कोई गरीब लगती है। सुखिया ने उसे वो खाना दे दिया। रूपाली ने खाना खाया तो उसकी जान में जान आ गई, और खाना खाकर वो फिर से वहीं पर लेट गई और सो गई। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली तो फिर से अपने बच्चे की चिंता सताने लगी। वो इधर उधर कोई काम ढूंढने निकली तो उसने देखा कि वहां से कुछ दूरी पर कुछ महिलाएं कोयले की खान में कोयला तोड़ रही हैं। वो वहां गई और वहां के मालिक रघुनाथ से पूछा, मालिक, क्या यहाँ मुझे कोई काम मिलेगा? यहाँ तो काम ही काम है, लेकिन ईमानदारी से करना होगा। तुम चाहो तो अभी से कर सकती हो। रूपाली बहुत खुश हुई और तुरंत काम में लग गई। अब वो दिन भर कोयला तोड़ती और रात में उसी पेड़ के नीचे जाकर सो जाती। इसी तरह 7 महीने बीत गए और एक दिन उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। अपने साथ काम करने वाली महिलाओं की मदद से उसने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। रूपाली बहुत खुश थी। उसे लगा कि जैसे अब उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। रूपाली सोचने लगी, अब तक तो मैं अकेली थी, तो रूखा सूखा खाकर पेड़ के नीचे रात गुजार लेती थी, लेकिन अब मेरा बेटा भी है। अब मुझे रहने के लिए एक छत चाहिए। इसीलिए उसने वही लकड़ियां काटकर एक झोपड़ी बना ली। अब वो अपने बेटे युवराज के साथ झोपड़ी में रहने लगी। 7 साल बाद। माँ, एक कहानी सुनाओ ना। अच्छा ठीक है, तुम आग बंद करके लेटो, मैं कहानी सुनाती हूँ। एक बड़े से महल में एक राजकुमार रहता था। वो रोज शाम को सोने के रथ पर बैठकर टहलने के लिए जाता था। माँ, क्या सभी राजकुमारों के पास सोने का रथ होता है? हाँ बेटा, क्योंकि वो राजकुमार थे, उनके पास बहुत सारा पैसा होता था।
माँ, मैं भी बड़ा होकर राजकुमार बनूंगा और मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। भगवान करे तुम बड़े होकर सचमुच राजकुमार बनो। लेकिन ये गरीबी के दिन आखिर कैसे खत्म होंगे? आखिर वो कब तक कोयले की खदान में कोयला तोड़ते रहेगी? जीवन जैसे कोयले जैसा ही हो गया था। रोशनी की कहीं उम्मीद नहीं थी। माँ, रोटी पर घी क्यों नहीं लगाया? ठंडी सब्जी मैं नहीं खाने वाला। नखरे तो देखो जैसे कहीं का राजकुमार हो। घी खत्म हो गया है, जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं घी ले आऊंगी। और कभी ठंडा खाना भी खाना सीखो। माँ, शनिवार में मेरे स्कूल में फंक्शन है और मुझे राजकुमार बनाया गया है। मुझे राजकुमार की ड्रेस पहननी है। मुझे ड्रेस चाहिए। रूपाली को चिंता सताने लगी कि वो अपने बेटे को राजकुमार कैसे बनाएगी। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो राजकुमार की पोशाक खरीद कर ला सके। उसने बहुत सोचा। आखिरकार उसने एक हल निकाल ही लिया। उसने अपने रेशमी दुपट्टे की धोती बनाकर उसे अपनी मोतियों की माला पहना दी। गले में डालने के लिए उसने माता की चुंदरी उतार ली। रूपाली हाथ जोड़ते हुए बोली, माँ, मुझे माफ करना। अपने बेटे को राजकुमार बनाने के लिए आज मुझे आपकी चुनरी उतारनी पड़ रही है। माँ, ये देखो, मैं सचमुच का राजकुमार बन गया। हाँ युवराज, आओ तुम्हें काला टीका लगा दूं, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। समय गुजरता गया और युवराज के सपने परवान चढ़ते गए। एक रात जब माँ बेटे सो रहे थे, जोर से आंधी आई और तेज बरसात होने लगी। जब तक कि वह कुछ करती, झोपड़ी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सारा सामान बारिश में बह गया। रूपाली युवराज को अपने आंचल में छुपाए हुए खड़ी रही। वो अपने बेटे के सिवाय कुछ नहीं बचा पाई। एक बार फिर से भगवान ने हमसे सब कुछ छीन लिया। अब मैं क्या करूंगी? माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? रूपाली को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो रघुनाथ के पास गई और सर छुपाने के लिए आसरा मांगा। ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। मेरे यहाँ और भी बहुत से मजदूर किराए पर रहते हैं, तुम भी रह लेना। अगर किराया तुम्हारी पगार से कटेगा। उसकी बात मानने के अलावा रूपाली के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो वहीं एक किराए पर कमरा लेकर रहने लगी। युवराज ने जब अपनी माँ को कोयला तोड़ते देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। माँ, आप मुझे पढ़ाने के लिए ही इतनी मेहनत करती हो। मुझे बड़ा होने दो, फिर मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। समय कोयले की खदान में ही गुजरता जा रहा था। युवराज बड़ा हो गया। उसने 12वीं की परीक्षा पास कर ली। अब उसे नौकरी चाहिए थी ताकि उसकी माँ अब कोयला तोड़ना बंद कर दे और एक अच्छी जिंदगी जिए। उसके मन में दूसरों के लिए दया थी। वो किसी के साथ अन्याय होते नहीं देख सकता था। लोग उसके पास अपनी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर आते थे, जिनका वह चुटकियों में समाधान कर देता था। एक बार उसने वहां से निकलते हुए देखा कि लक्ष्मी काकी रो रही है। अरे काकी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? क्या बताऊं युवराज, जब से तुम्हारे काका का हाथ कटा है तब से सरपंच जी का बहुत कर्जा हो गया है। उसने कहा है कि अगर 1 सप्ताह में कर्ज नहीं चुकाया तो मेरी बेटी को उठा कर ले जाएंगे। ऐसे कैसे ले जाएंगे? बहन बेटियों की क्या कोई इज्जत नहीं है? अपने रहते मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और सरपंच के पास जाकर कहो कि नहीं देती मैं ब्याज का पैसा। और खबरदार अगर माधुरी की तरफ आंख उठाकर देखा तो। नहीं नहीं, मुझ में सरपंच से ये कहने की हिम्मत नहीं है। काकी डरो मत, मैं वहीं रहूंगा। जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। आप जाओ तो सही। युवराज की बात सुनकर लक्ष्मी सरपंच के पास चली गई और एक सांस में वो सारी बातें कह दी जो युवराज ने कही थी। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरा ब्याज देने से मना करे? तो ठीक है, अब देख मैं क्या करता हूँ। रिया, जाओ इसकी बेटी को उठा लाओ। जब तक मैं उसकी बेटी का मुंह काला नहीं करूंगा तब तक ये मेरा पैसा नहीं लौटाएगी। सरपंच नहीं जानता था कि युवराज पुलिस वालों के साथ पीछे खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा है। अवैध वसूली और बेटी को अपहरण करने की धमकी देने के जुर्म में पुलिस ने सरपंच को गिरफ्तार कर लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई युवराज। मैं लक्ष्मी का सारा कर्ज माफ करता हूँ। ना मुझे ब्याज चाहिए ना मूल, लेकिन पुलिस से कह दो कि मुझे छोड़ दे। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक ना सुनी और उसे उठाकर ले गए। लक्ष्मी युवराज के पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली, तुम इंसान नहीं मसीहा हो बेटा। आज तुमने मेरी बेटी की इज्जत बचा ली। चारों तरफ लोग जमा हो गए और युवराज युवराज के नारे लगाने लगे। रूपाली को आज अपना बेटा सचमुच का राजकुमार दिखाई दे रहा था। युवराज ने शुरू से ही संघर्ष देखा था, इसीलिए वो दूसरों की तकलीफ समझता था। वो लोगों की मदद करते करते उनका राजकुमार, उनका मसीहा बन गया। बेटा, लगता है मैंने तुम्हें पाकर जहां भर की दौलत पाली है। जब लोग कहते हैं कि देखो वो युवराज की माँ जा रही है, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। माँ,
तुम्हारे आंसुओं को फूल बनाकर तुम्हारे कदमों में बिछाना चाहता हूँ। मेरा सौभाग्य है जो मैंने आपकी कोख से जन्म दिया। रूपाली अब भी कोयले की खदान में ही काम करती थी। उसका सपना था कि उसका बेटा पुलिस ऑफिसर बन जाए ताकि वो समाज में बढ़ रही बुराइयों से लड़ सके। और एक दिन उसका ये सपना पूरा हुआ। युवराज की भर्ती एसआई की पोस्ट पर हो गई और पूरा गांव बधाई देने के लिए टूट कर पड़ा। लोगों ने उसे फूल माला पहनाई। पहले मैं अपने तरीके से आप लोगों की मदद करता रहा, लेकिन अब मुझे यह वर्दी पहनकर आप सबकी सेवा करने का मौका मिला है। आपका युवराज हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। ये सुनकर सबने तालियां बजाई और युवराज को गोद में उठा लिया। वास्तव में आज एक गरीब का बेटा सचमुच का राजकुमार बन चुका था। नानकपुर नाम का एक सुंदर गांव था। उसी गांव में भोलू अपनी पत्नी कमला और 2 बच्चों के साथ रहता था। भोलू इतना गरीब था कि कभी कभी उसका चूल्हा भी नहीं जलता और दोनों भूखे ही सो जाते थे। लेकिन भोलू का दिमाग बहुत तेज था। वो एक बार में ही सब सीख जाता था। एक बार की बात है, उसकी पत्नी कमला उससे कहती है, सुनो जी, घर में 2 दिन से कुछ नहीं बना है और बच्चे भी बहुत भूखे हैं। कोई मांगने से भीख भी नहीं देता गांव में। क्यों ना आप बनिया सेठ के यहाँ काम पर लग जाओ। अरे भाग्यवान, क्या कह रही हो? वो बनिया सेठ की आदत तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे वो गरीबों पर जुल्म करने में सबसे आगे है। अरे जरा भी काम बिगड़ जाए तो वो हाथ जला देता है और तुम मुझे उस नर्क में जाने को कह रही हो। लेकिन इसके सिवा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। गांव के ज्यादातर लोग वही काम करते हैं। आप थोड़ा बच्चों को तो देखिए, भूख के मारे सूख के कांटा हो रहे हैं। भोलू अपने बच्चों को देखता है और गरीबी से मजबूर होकर बनिया सेठ के यहाँ काम पर चला जाता है और बनिया सेठ से कहता है, सेठ जी जयराम जी की। हाँ हाँ ठीक है, बोलो क्या काम है? अरे बिना दाम के मैं कोई काम नहीं करता, जल्दी बोलो क्या काम है। हाँ सेठ जी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। बनिया सेठ अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अरे भाग्यवान, अरे कहाँ हो? अरे वो कल रात का बासी खाना इसको दे दो जिसमें वो छिपकली गिर गई थी ना। हाँ, अरे इस भोलू के बच्चे भूखे हैं, खा कर मर जाएंगे। ये कहकर वो बनिया भोलू का मजाक उड़ाता है और भोलू इसे भगवान की मर्जी समझकर इस कड़वे घूंट को पी जाता है। तभी सेठानी बाहर आती है और कहती है, अरे कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह? ये लो, बच्चों को दे देना और तुम भी खाकर मर जाना। रोज रोज की नौटंकी से छुटकारा तो मिलेगा। आपका धन्यवाद सेठ जी, अगर आपका कोई काम हो तो मैं इसके बदले में कर दूंगा। हाँ अरे फ्री में तो मैं अपनी मैल भी ना दूं, काम तो करना पड़ेगा भाई तुझे इसके बदले में। क्या काम है सेठ जी? मैं कर दूंगा। मेरे ये जूते साफ कर दो और इन्हें अपने सिर पर रख लो। जब मेरे पैर के जूते गंदे हो जाएंगे तब इन गंदे जूतों को अपने सिर पर रख लेना। और सुन, ये काम रोज कर सको तो आ जाना हवेली पे, समझा? भोलू बनिया सेठ की बातों का बुरा नहीं मानता है, क्योंकि उसकी गरीबी की रेखा इस बदनामी से कई गुना बड़ी थी। वो खुशी खुशी इस काम को करता, जिसके बदले में बनिया उसको कुछ रुपए भी देता। सुनो जी, आप ये काम मत करो, गांव में हर तरफ हमारी हंसी उड़ाई जा रही है। भाग्यवान, तुम लोगों की बातों पर ध्यान न दो। लोगों का काम तो ऐसे ही हंसी उड़ाना है, हमें अपनी बेटी को पढ़ाकर अफसर बनाना है। भोलू ऐसे ही दिन रात बनिया सेठ के यहाँ काम करता रहा, अपनी इज्जत की फिक्र ना करते हुए। एक दिन भोलू ने बनिया सेठ से ज्यादा रुपए की मांग की और कहा, सेठ जी, मैं आपके यहाँ कई दिनों से काम कर रहा हूँ, आज थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत आन पड़ी है मुझे। अरे भोलू, इतने ज्यादा पैसों का क्या करेगा तू? अरे कोई व्यापार करने जा रहा है क्या? नहीं सेठ जी, बेटी को पढ़ाना है शहर में, इसके लिए उसकी फीस देनी है। अरे भोलू, क्या करेगा बेटी को पढ़ाकर? भाई जैसे तू मेरे जूते अपने सिर पर ढोता है, वैसे ही वो भी हमारी गाय भैंसों का गोबर उठा लेगी। अरे क्यों चिंता करता है तू? भोलू सेठ की बात समझ जाता है। वो बनिया सेठ के यहाँ रहकर व्यापार करने के तरीकों को सीख गया था और कहता है, सेठ जी, आप पैसे ना दो तो मुझे अपनी गाय भैंसों का गोबर ही दे दिया करो। हाँ। बनिया सेठ की पत्नी को
बहुत जोर से हंसी आती है और वो कहती है, अरे भोलू, जो मैं तुझे रोज बासी रोटी देती हूँ उससे मन भर गया क्या, जो अब बच्चों को गोबर खिलाने की सोच रहा है? सेठ और सेठानी दोनों हंसते हैं। भोलू उनकी बात का बुरा नहीं मानता है और गोबर लेकर रोज चला जाता है। एक दिन भोलू की पत्नी ने पूछा, अरे सुनो जी, आप काम के बदले में गोबर लेकर रोज रोज कहाँ जाते हो? घर गोबर से नहीं पैसों से चलता है। ये बात आप भूल क्यों जाते हैं? और बच्चों को भी पढ़ाना है, इसके लिए तो पैसों की जरूरत है, ना कि गोबर की। भोलू कमला की कोई बात नहीं सुनता और रोज बनिया सेठ की गाय भैंसों का गोबर ले जाता। भोलू को देखकर सभी गांव वाले उसका बहुत मजाक उड़ाते और उस पर हंसते। भोलू रोज की तरह गोबर लेकर गया, लेकिन शाम को घर नहीं लौटा। उसकी पत्नी कमला सेठ जी के पास गई। सेठ जी, आज वो घर नहीं आए, आपने उन्हें कहीं काम पर भेजा है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने उसे कहीं नहीं भेजा है। वो रोज गोबर लेकर शहर जाता है, वहीं गया होगा वो नकारा। उसे घूमने का शौक तो है ही। अरे कर रहा होगा कहीं मटर गश्ती। अरे तुम जाओ और मुझे आराम करने दो, चलो। कमला बनिया सेठ की बात सुनकर दुखी हो जाती है कि भोलू ने कभी इस बारे में बताया ही नहीं। ऐसे ही 1 महीना बीत गया, भोलू की कोई खबर न मिली। अब कमला भी सेठ के यहाँ झाड़ू पोंछा करने लगी और अपने बच्चों का पेट पालने लगी थी। एक दिन अचानक एक बड़ी सी चमचमाती कार सेठ के दरवाजे पर रुकती है और उसमें से सूट बूट में एक आदमी निकलता है। उसे देख बनिया सेठ कहता है, अरे ये कौन हमारे घर आ गया? लगता है कोई बड़ा व्यापारी है। अरे झूले लाल, आज तो मेरे भाग्य खुलने वाले हैं। वो उस अमीर आदमी के पास जाता है और देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव का गरीब भोलू था, जो कभी सेठ के जूते अपने सिर पर रखकर चलता था। आज उसे सूट बूट में देखकर सेठ उससे कहता है, अरे भोलू भैया, ये करिश्मा कैसे हो गया है? कहीं डाका तो नहीं डाल दिया तूने, या कोई सोने का मटका मिल गया है? अरे चक्कर क्या है? अरे नहीं सेठ जी, ये सब मैंने अपनी मेहनत से किया है। आपसे जो मैं गोबर लेकर जाता था ना, उसे मैं बड़ी खाद कंपनी में देता था और आज मैंने शहर में अपनी खुद की खाद कंपनी खोल ली है। ये सब आपके उस गोबर की वजह से हुआ है। अगर उस दिन आपने पैसे दे दिए होते तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। इसलिए सेठ जी, आपका धन्यवाद। भोलू को देख उसकी पत्नी की आंखें भर आती है और वो भोलू को गले लगा लेती है। भोलू की सफलता देख गांव में सभी उसकी जय जयकार करते हैं। भोलू उन सब से कहता है, मेरे गांव वालों, मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि आपकी हंसी उड़ाने से अगर मैंने अपना रास्ता बदल दिया होता ना, तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँचता। भोलू की बात सुनकर सभी भोलू से माफी मांगते हैं और भोलू का सम्मान करते हैं। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम करने में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए और लोगों के डर की वजह से अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। हो सकता है कि आप सफलता की आखिरी सीढ़ी पर खड़े हो, तो सोच क्या रहे हो? कपड़े झाड़ो और लग जाओ काम पर। एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। धन्यवाद।